गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज जो पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति में आज पढ़ाने वाला हूँ राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, किस प्रकार से उसके कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य करता है राष्ट्रपति, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, निर्वाचन क्या होता है, महाभियोग कैसे लगता है, उसके ऊपर सारी प्रक्रिया समझाऊँगा आज मैं। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 52 में की गई है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। राष्ट्रपति में कौन सी शक्ति निहित होगी दोस्तों? तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब देखिए अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा? देखिए अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। 53 में राष्ट्रपति में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचन मंडल होगा। राष्ट्रपति के चुनने के लिए क्या होगा? एक निर्वाचन मंडल होगा। अब देखिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? तो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होगा उसके समर्थन में 50 सदस्य प्रस्तावक होना आवश्यक है और 50 सदस्य कैसे होना चाहिए? अनुमोदक। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के में समर्थन के लिए 50 सदस्य तो प्रस्तावक होना आवश्यक है और 50 सदस्य अनुमोदक होना आवश्यक है निर्वाचक मंडल से। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी पद्धति एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इस पद्धति से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। एकल संक्रमणी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों? देखिए अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है राष्ट्रपति का, परंतु राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है जब तक दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर ना आ जाए। अब देखिए 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं हो जाता है। अब देखिए अगर किसी राष्ट्रपति की बीच में डेथ हो जाती मान लीजिए तो क्या होगा? उस समय उपराष्ट्रपति उसका कार्य संभालेगा। किसी भी स्थिति में देश का सर्वोच्च पद खाली नहीं हो सकता है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होती है? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता की बात करें तो पहली योग्यता तो ये होती है, देखिए आयु होती है इसकी 35 वर्ष। कितने वर्ष आयु होगी? 35 वर्ष। बाकी इसके पहले मैं राज्यसभा और लोकसभा पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए बाकी योग्यता सभी सदस्यों की एक जैसी होती है, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, राष्ट्रपति हो, या विधानसभा सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, या राज्यपाल बन रहा हो। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए योग्यता एक जैसी होती है। क्या क्या योग्यता होती है? भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ये सभी योग्यताएं सभी सदस्यों के लिए बराबर होती। तो राष्ट्रपति के लिए भी ये सभी योग्यताएं कॉमन रहेगी
बस चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है दोस्तों, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। इसके अलावा सभी योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी बार वो सदस्य बन सकता है। बस चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति की, 35 वर्ष। अधिकतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में, और कितनी भी बार वो व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। क्या दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है या अनुपस्थित है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय में, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ, मतलब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगाने के लिए, अनुच्छेद 61 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाता है, महाभियोग, है ना, महाभियोग लगाया जाता है। ये एक राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है, उसके पहले अगर पद से हटाना है तो उस पर हम क्या चलाएंगे, महाभियोग लाएंगे। अब देखिए महाभियोग दोनों सदनों में लाया जा सकता है। कौन कौन से सदन में, लोकसभा में भी ला सकते हो आप और राज्यसभा में। महाभियोग दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया से हटाएंगे, महाभियोग। अब देखिए जो भी सदन महाभियोग लाना चाहता है राष्ट्रपति पर, उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होगी। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना चाह रहे हैं हम तो कितने दिन पहले लिखित सूचना देना होगी दोस्तों, 14 दिन पहले। और जो भी सदन महाभियोग लाया है उस महाभियोग पर उस सदन के 1/4 सदस्य, कितने, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लेकर आया है उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस महाभियोग पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके बाद उस सदन में वो महाभियोग 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से दोस्तों, देखिए महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और महाभियोग 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया गया जिस भी सदन में, उस सदन के 2/3 सदस्य, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य, वो 2/3 सदस्य मतलब 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से वो महाभियोग पारित हो जाए, 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाएगा वो महाभियोग। फिर कौन से सदन में जाएगा दोस्तों, दूसरे सदन में जाएगा। वो जो सेकेंड सदन है वो उस महाभियोग की जांच करता है। सेकेंड सदन क्या करेगा, उस महाभियोग की जांच करेगा कि जो महाभियोग लाया गया है वो सही है या गलत है, कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं, इसकी जांच करेगा कौन, सेकेंड सदन करेगा, दूसरा सदन। अब जब दूसरा सदन ये देखता है कि भैया ये महाभियोग जो सही लाया गया है तो वहाँ पर भी वोटिंग होगी और दूसरा सदन में भी वो विधेयक, मतलब जो महाभियोग का लाया गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया गया है दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। मतलब जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, तो जिस दिन दोनों सदनों से पारित हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मतलब दोनों सदनों से महाभियोग पारित हो गया तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति जिसके लिए कार्य करता है वो है वेतन। तो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा भैया, राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए। कितना वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए मासिक मिलता है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक मिलेगा और इसकी आधी पेंशन मिलेगी उसको, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति का वेतन हो गया। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का ना तो वेतन कम किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार के भत्ते कम किए जा सकते हैं। देखिए अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसे पद पर रहते हुए ना तो भत्ते कम किए जाएंगे और ना ही उसका वेतन कम किया जाएगा। जो उसे डिसाइड है पहले से वही वेतन और भत्ता मिलेगा दोस्तों।
अब देखिए वेतन हो गया, इसके अलावा निःशुल्क आवास मिलेगा उसको, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे करेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, आप पहले ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। अब देखिए राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ यूपीएससी, पीएससी मेंस या एसआई वगैरह में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। कार्य या शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। सबसे पहला कार्य होता है राष्ट्रपति का, देखिए राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करें तो सबसे पहला कार्य राष्ट्रपति का कार्यकारी कार्य। कार्यकारी कार्य में राष्ट्रपति क्या क्या करता है भैया? कार्यकारी कार्य में राष्ट्रपति को भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कार्यकारी शक्ति में क्या करेगा राष्ट्रपति? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, सॉरी मुख्यमंत्री की नहीं करेगा, सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कार्यकारी शक्ति में क्या कार्य इसका? पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद राज्यपाल राज्यों के, विदेशी राजदूत राजनयिकों, इसके बाद है आपके सीएजी के एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महाअधिवक्ता। केंद्र की जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो कार्यकारी शक्ति में राष्ट्रपति का कार्य, सीधा सा एक एलसीएम याद रखें आप कि केंद्र की सभी नियुक्तियां कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, ठीक है, या भाषा आयोग हो, या फिर एसटीएससी आयोग हो, या फिर आपका यूपीएससी आयोग हो, या फिर महिला आयोग हो, मतलब केंद्र के सभी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इन सभी की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सभी प्रमुख पदों के विभाग और अधिकारियों की नियुक्ति करना। अब इसके बाद देखिए राष्ट्रपति का अगला कार्य होता है विधायी शक्ति। अगला कार्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। शक्ति बोल दें या कार्य बोल दें, बात एक ही है ना। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या विधायी कार्य। अब देखिए विधायी शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति देश के सभी कानून, देश के जितने भी कानून बनते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनते हो। जैसे कोई भी विधेयक है वो कानून कब बनता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वो कानून बनता है। राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है वो कानून नहीं बनेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कानून बनाने के लिए इसके बाद विधायी शक्ति में राष्ट्रपति 12 राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा दोस्तों? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से। अब देखिए पहले लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय समुदाय से, वर्तमान में ये व्यवस्था हटा दी गई है। ये महत्वपूर्ण है। लोकसभा में राष्ट्रपति पहले 2 सदस्य मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय समुदाय से, वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को हटा दिया गया है। केवल लोकसभा में ही 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से। अब देखिए विधायी शक्ति में बात करें हम आगे, जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून नहीं बन पाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला कार्य राष्ट्रपति का, ये नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम। चलो देखिए अगला है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। क्या है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति? राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, जल, थल, वायु, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद देखिए
वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अब देखिए अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बजट पेश करवाता है। कौन से अनुच्छेद में बजट है? तो अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष राष्ट्रपति क्या करवाता है? बजट पेश करवाता है सदन में। ठीक है। इसके बाद धन विधेयक क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर सदन में नहीं लाया जा सकता। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या है? अगला हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई। अब देखिए कौन कौन सी राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ दी गई है भैया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, पहला क्या कार्य है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। एससी के न्याय मतलब सर्वोच्च न्यायालय और एससी के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। कौन दिलाएगा शपथ? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों कौन सी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को? क्षमादान। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत देखिए किसी भी अपराधी की सज़ा को राष्ट्रपति कम कर सकता है, ठीक है, या उसे बरी भी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिसके तहत वो किसी भी अपराधी को क्या कर सकता है? उसकी जो सज़ा है उसको कम भी कर सकता है। जैसे मृत्युदंड मिला है तो उसे कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, या उसे बरी भी कर सकता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, ठीक है, कि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को बरी या सज़ा कम ज़्यादा कैसे कर दी। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति। कौन सी शक्ति दोस्तों? राजनीतिक शक्ति, या इसे कूटनीतिक शक्ति भी बोलते हैं। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति या कूटनीतिक शक्ति। तो राष्ट्रपति की राजनीतिक या कूटनीतिक शक्ति में क्या होता है भैया? किसी भी देश के साथ शांति समझौता युद्ध किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। किसी भी देश के साथ शांति समझौता युद्ध सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्ति है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। क्या है अगला? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। अब राष्ट्रपति को क्या क्या आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? तो देखिए अनुच्छेद 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 में क्या दिया गया है? आपातकालीन शक्ति के उपबंध किए गए हैं। अब देखिए आपातकालीन शक्ति में क्या है भैया? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत विदेशी आक्रमण हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? विदेशी आक्रमण हो जाए या आक्रमण की संभावना हो, ठीक है, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। देखिए 352 के तहत कब आपातकाल लगाया जाता है? या तो विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक अशांति। ऐसी स्थिति में 352 के तहत क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और इस अनुच्छेद के तहत अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब देखिए कौन कौन से 3 बार लगा है? तो एक बार लगा था आपका 1962 में लगा, फिर इसके बाद लगा 1971 में लगा, और एक बार लगा 1975। अब देखिए ये 2 बार आपातकाल लगा था हमारे यहाँ पर विदेशी आक्रमण के कारण। 1961 में चीन ने आक्रमण किया, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा। तो ये 2 बार किस लिए लगाया हमने? विदेशी आक्रमण के कारण। और ये एक बार हमने कब लगाया दोस्तों? 1975 में। तो 1975 में हमने लगाया था आंतरिक अशांति के कारण, इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति की 352 के तहत। अब देखिए 356 की बात करें तो देखिए 356 और 352 में बहुत बड़ा अंतर है। 352 के तहत हम आपातकाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आपातकाल लगाते हैं। और 356 में क्या लगाते हैं? तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। क्या लगता है यहाँ पर? राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी राज्य में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और 360 में क्या लगाएंगे? वित्तीय आपात लगाते हैं। 360 में क्या लगाते हैं दोस्तों?
360 के तहत क्या व्यवस्था की गई है? वित्तीय आपात। देखिए भैया, वित्तीय आपात जब भी लगेगा कम से कम 2 माह के लिए लगेगा और अधिकतम अनिश्चित काल के लिए लगा दिया जाएगा। देखिए वित्तीय आपात की क्या विशेषता है भैया, जब भी भारत सरकार को ऐसा लगे कि वित्तीय समस्याएं पैदा हो गई है भारत सरकार के लिए, तो देश में क्या लगाया जाएगा? वित्तीय आपात लगाया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों का वेतन, सैलरी वगैरह रोक दी जाएगी या कटौती की जा सकती है। तो वित्तीय आपात कौन लगाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लगाएगा। और वित्तीय आपात जब भी लगाया जाएगा, वैसे भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा, ये सबसे अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और वित्तीय आपात जब भी लगेगा तो कम से कम कितने समय के लिए लगेगा? 2 माह के लिए और अधिकतम अनिश्चित काल के लिए लगाया जाएगा। दोस्तों देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ हो गई आपके। देखिए राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ होगी दोस्तों। अब इसके अलावा भी मैं कुछ स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो आपातकालीन शक्ति पीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के ऊपर आपातकालीन शक्तियों पर मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में क्वेश्चन आते हैं कई बार। और वीटो पावर के ऊपर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपको, वीटो पावर की शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।